भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पर लंबे समय के लिए जिसने भी इक्विटी में निवेश किया है उनके परिणाम बहुत अच्छे रहे। हमारे कई फंड्स हैं जहाँ 20, 25, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि बाजार में कई साइकिल्स आए, बाजार में कई बार वॉलेटिलिटी रही, कई तरह के उतार चढ़ाव हुए, लेकिन जिन्होंने नियमितता से निवेश किया उनका परिणाम बहुत अच्छा रहा। शायद इकोनॉमिस्ट ने जो 7 में से 9 रिसेशन प्रिडिक्ट कर दिए थे, मतलब जितने हुए नहीं उससे ज्यादा प्रिडिक्शन हो गए। मेरे ख्याल में पिछले वर्ष भी कई लोग सोच रहे थे ब्याज की दरें गिरेगी, रिसेशन आ जाएगा। कभी वो आपने वर्ड सुने होंगे, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, नो लैंडिंग। मैं तो निवेशकों को यही कहूंगा, इन सब न्यूज फ्लो से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपको निर्धारित करना है कि आप निवेश किसके लिए कर रहे हैं। आपको साल भर बाद कोई स्कूटर या गाड़ी खरीदनी है, 2 साल बाद उसके लिए कर रहे हैं, 3 साल बाद कोई वेकेशन करना है बड़ा, उसके लिए निवेश कर रहे हैं, 5 साल बाद घर खरीदना है, शादी करनी है, कुछ और कार्य के लिए निवेश कर रहे हैं, या 20, 25, 30, 40 वर्ष के लिए आप एक रिटायरमेंट का कॉर्पस बना रहे हैं, अपनी वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश कर रहे हैं, कितना समय है। डेफिनेटली एक जरूरी है, मतलब निवेशक को देखना होता है, बट एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे फंड हाउस, अच्छा फंड मैनेजर, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो उतार चढ़ाव हर एक में आएंगे। प्रोसेस और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज है, आप जितना जल्दी चालू कर देंगे, और आज तो आपकी वजह से और बहुत लोगों की वजह से बहुत संभव हो पाया है कि बहुत छोटी उम्र में भी लोग चालू कर पा रहे हैं, तो 30-40 सालों में जो आपके पास समय है वो सबसे बड़ी एसेट है आपके पास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है मिस्टर नवनीत मुनोत, who is the MD and CEO at HDFC Mutual Fund. Mr. Navneet Munot joined HDFC Asset Management Company Limited in Feb 2021 and has 28 years of rich experience in the financial markets. Earlier, he was the Executive Director and Chief Investment Officer of SBI Funds Management Private Limited. He was responsible for overseeing investments worth over $150 billion across various asset classes in mutual funds and segregated accounts. Mr. Navneet Munot was director on the board of SBI Pension Funds Private Limited. In his previous assignments, he was the executive director and head multi-strategy boutique with Morgan Stanley Investment Management and chief investment officer fixed income and hybrid funds at Birla Sun Life Mutual Fund. Mr. Navneet Munot has a master's degree in accountancy and business statistics and is a qualified chartered accountant. He is a charter holder of the CFA Institute and CAIA Institute. He has also done financial risk management, FRM. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds Ki Baat. I am Namrata Arora and thank you so much for joining us today. Honestly, आज मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ क्योंकि हमारे साथ नवनीत मनोज जी हैं जो HDFC AMC के CEO हैं, और इनके साथ हम ऑलरेडी एक एपिसोड कुछ महीनों पहले कर चुके हैं विच वाज अ बिग हिट। आप सबने उस एपिसोड को बहुत प्यार दिया था, तो वी थॉट विल गेट नवनीत जी अगेन एंड डू अनदर एपिसोड। तो आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप सबके लिए लाइन अप किए हैं, सो आई एम श्योर आप सबको और इंक्लूडिंग मी हम सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो नवनीत जी, वेलकम टू MF की बात। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। माय प्लेजर। सो नवनीत जी, हमने ना बहुत सारे आज आपके लिए सवाल लाइन अप किए हैं जो हमारे व्यूअर्स से ही हमको मिले हैं, तो आई एम श्योर वी वुड ऑल वांट टू गेट योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। तो मेरा जो पहला सवाल है ना वो ये है कि अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत सालों तक पीपल वर लुकिंग एट ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, जैसे आई रिमेंबर माई पेरेंट्स, उनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट, गोल्ड, FDs में ही होता था। लेकिन हमने ना एक सडन शिफ्ट देखा है कि अब बहुत सारे लोग एक्विटीज़ की तरफ जा रहे हैं, राइट। अब हम देख रहे हैं कि एक्विटीज़ के बारे में अवेयरनेस भी ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है अबाउट एक्विटीज़। तो नवनीत जी, आप हमें ये बताइए कि इन दिस सिचुएशन, इन दिस सिनेरियो, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहूंगा कि वो एक सही तरीके से निवेश कर रहे हैं, कुछ रिस्क ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको ऐसी जगह निवेश करना होता है जहां पर आपका रिटर्न जो इन्फ्लेशन की दर है उससे कुछ प्रतिशत ज़्यादा हो।
अगर आप एक ऐसा निवेश कर रहे हैं जहां पर सपोज अगर भारत में पहले तो 6-7% इन्फ्लेशन था, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से वो कोशिश करेंगे कि करीब 4% के पास इन्फ्लेशन रहे लंबे समय में। बट फिर भी एक लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी होता है, वो तो एक सीपीआई इन्फ्लेशन है। बट हमारी जैसे जैसे लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है उसके बाद आपको रिटर्न चाहिए वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो एक ऐसी असेट क्लास में निवेश करिएगा जहां पर आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिल सके। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ पर लंबे समय के लिए जिसने भी इक्विटी में निवेश किया है उनके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे कई फंड्स हैं जहाँ 20, 25, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि बाजार में कई साइकिल्स आए, बाजार में कई बार वॉलेटिलिटी रही, कई तरह के उतार चढ़ाव हुए, लेकिन जिन्होंने नियमितता से निवेश किया उनका परिणाम बहुत अच्छा रहा। उनका एक एक्सपीरियंस, उनका अनुभव इक्विटी फंड्स के साथ बहुत अच्छा रहा। अभी बाजार में 2-3 साल से अच्छी तेजी रही है, तो निश्चय ही एनएवी भी बढ़ रही है। आपने अगर जहां भी निवेश किया अच्छा कर रहा है। कुछ समय बाजार में वॉलेटिलिटी का पीरियड भी आएगा, उस समय डरिएगा नहीं, उस समय हिलिएगा नहीं, अपनी एसआईपी को बढ़ाइएगा। और एक तो अच्छा है कि जो जनरेशन थी, आपने बिल्कुल सही कहा, जब हमारे पेरेंट्स थे वो देखते थे कि प्रॉपर्टी में निवेश कर लें, गोल्ड में निवेश कर लें, और अभी जैसे इक्विटी की तरफ रुझान बढ़ा है, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जब उन्होंने कहीं प्रॉपर्टी में निवेश किया, कोई घर खरीदा, कोई प्लॉट खरीदा, कुछ और शॉप खरीदी, तो वो डेली वैल्यूएशन नहीं करते थे। उसकी डेली एनएवी तो थी नहीं नम्रता जी, कि हम आज खरीदा ही हमने 18 लाख में, आज ये 18,10,000 का हो गया, आज ये 17,90,000 का हो गया, अरे अरे 17.5 का हो गया, नुकसान हो गया। अभी इक्विटी मार्केट में क्या, जब आप हमारे फंड में निवेश करें तो आपको डेली एनएवी आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है यार बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत है। वो जो वॉलेटिलिटी है क्योंकि आप रोज देख रहे हैं, सोने का भाव तो रोज नहीं देखते थे, जब घर में ले लिया तो ये एक फर्क है, वो ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि चाहे डेली की एनएवी आप देख रहे हैं और चाहे आपके पास ऐप पे देख रहे हैं, चाहे आप कहीं भी देख रहे हैं, तो आपको दिखेगा रिटर्न कभी ऊपर कभी ज्यादा, बट लंबे समय में टिके रहिए, अच्छे रिटर्न्स इक्विटी फंड से भारत में आएंगे ही। वाओ, ओके। नवनीत जी, आप शायद इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पर्सनालिटीज हो। आई मीन, आई थिंक इस इंडस्ट्री में अब लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं बिकॉज आपने इतने साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं, राइट? तो उस हिसाब से नवनीत जी, आप हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से, क्योंकि ये ना बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमारे बहुत सारे निवेशक हमसे पूछते हैं, हर कोई पूछता है कि कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, राइट? कौन से सेक्टर है जो आगे 1 साल, 2 साल, 10 साल में अच्छे करेंगे, तो हमें किस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैं दो तरह से इसका जवाब दूंगा नम्रता जी। एक तो भारत में चॉइसेस बहुत है, क्योंकि दूसरे अगर इमर्जिंग मार्केट से भारत को अगर हम तुलना करें, तो अगर आप ताइवान में निवेश कर रहे हैं तो कुछ सेमीकंडक्टर्स कंपनी आप टेक्नोलॉजी फंड में कर सकते हो, थोड़े से बैंक्स वगैरह, और बाकी ज्यादा बड़ा बाजार नहीं है। ब्राजील में जाओगे तो कुछ कमोडिटी कंपनीज, फाइनेंशियल्स वगैरह, बाकी बड़ा बाजार नहीं है। तो ज्यादातर जो इमर्जिंग मार्केट्स है, भारत शायद यूनाइटेड स्टेट्स या जो बड़े डेवलप्ड मार्केट है उनकी तरह है कि यहाँ पर कई सेक्टर से निवेश के लिए। भारत में कंजम्पशन एक बड़ा क्षेत्र है, इन्वेस्टमेंट्स एक बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई डिफेंस हो, कई तरह की थीम्स हैं, टेक्नोलॉजी की अलग थीम्स हैं, हेल्थ केयर में अलग है, तो भारत में बहुत सारी संभावना है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों से निवेशकों का रुझान सेक्टर और थीमेटिक फंड्स में बहुत ज्यादा बढ़ा है। कई निवेशकों का तो मैं देखता हूँ कि पूरा का पूरा पैसा उसमें लग जाता है, क्योंकि वो यही देखते रहते हैं हर हफ्ते हर महीने कि अरे अब कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन आप जो रिटर्न देख रहे हैं वो तो आप, ऐसा लग रहा है कि आप जो गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे वाले कांच से गाड़ी नहीं चला सकते ना, आगे वाले कांच से चलानी होती है। तो अभी आप जो सेक्टर्स ने बहुत अच्छा कर लिया पिछले 1-2-3 साल में, हो सकता है वो अगले 1-2 साल और अच्छा करें, बट साइकिल्स होते हैं बाजार में। मेरा तो सबको अगर सलाह कहूँ तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा निवेश अपना डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करिए। उसमें फंड मैनेजर्स कई तरह के सेक्टर्स में एक्सपोजर लेते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। सेक्टर थीमेटिक में थोड़ा सा पैसा रखिए, वो एक टेक्निकल कॉल होते हैं, बट स्ट्रक्चरल कॉल के लिए, जो एक लंबे समय के लिए निवेश के लिए जो करना है, वो ज्यादातर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करिए। कुछ कुछ फंड जो बहुत ही पॉपुलर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में, इनफैक्ट 2-1 साल पहले हमने करीब डिफेंस फंड लॉन्च किया था, बहुत चल गया, लेकिन अभी तो हमने उसमें एसआईपी भी बंद कर दिया। स्टॉक्स काफी गिरे हैं कुछ हफ्तों से, तो हम वापस सोच रहे हैं कि छोटी सी एसआईपी का अमाउंट वापस चालू करें क्या। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नई एसआईपी हमने थोड़े समय पहले जब लगा के नए स्टॉक्स बहुत चल गए, बट निवेशक यही बोलते हैं अरे आपका वो फंड क्यों बंद कर दिया, वो इतना अच्छा कर रहा है। अरे भाई वो 2 साल कर दिया,
थोड़ा ऐसा भी समय आएगा जब वो अच्छा नहीं करेगा, तो साइकिल्स को देखना चाहिए। और मेरी तो यही सलाह रहेगी, चाहे कुछ लोगों को शायद अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर देखें तो सबसे ज्यादा पैसा सेक्टर थीमेटिक फंड्स में ही आता है। कुछ करना चाहिए, बट ज्यादातर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में ही रखिए। या बिकॉज एज यू राइटली सेड ना नवनीत जी की सेक्टर्स में साइक्लिकल होते हैं तो हमें फिर उनको हाँ, ट्रैक करना पड़ता है, जैसे आपने बोला बिल्कुल डाइवर्सिफाइड इक्विटी में ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। जस्ट इजियर दैट वेज, यस। ओके, हमने ये देखा था कि स्मॉल कैप्स मिड कैप्स की वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन हमने देखा है कि लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, इन फंड्स ने अगस्त 2024 में बहुत सारा इन्फ्लोज देखा है, ऑलमोस्ट 9,363 करोर्स ओनली इन अगस्त 24। ये 70% इंक्रीज है फ्रॉम जुलाई 24। तो ऐसा क्या हो रहा है, डू यू थिंक, आई मीन दैट्स माय एनालिसिस, डू यू थिंक इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि शायद रिसेशन आने वाला है तो जो थोड़ी सेफ कैटेगरी है उनमें इन्वेस्ट कर दे? सो डू यू सी अ लूमिंग इन रिसेशन समवेयर? क्योंकि ये भी हमसे बहुत पूछा जाता है जब इन्वेस्टर से बात करते हैं कि मैडम बताइए क्या रिसेशन आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, राइट? सो डू यू थिंक इन्वेस्टर्स अब थोड़े सेफ कैटेगरीज की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस? नहीं, ऐसी कुछ कहावत है अमेरिका में कि शायद इकोनॉमिस्ट ने जो 7 में से 9 रिसेशन प्रिडिक्ट कर दिए थे, मतलब लाइक जितने हुए नहीं उससे ज्यादा प्रिडिक्शन हो गए। मेरे ख्याल में पिछले वर्ष भी कई लोग सोच रहे थे ब्याज की दरें गिरेगी, रिसेशन आ जाएगा। कभी वो आपने वर्ड सुने होंगे, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, नो लैंडिंग। मैं तो निवेशकों को यही कहूंगा, इन सब न्यूज फ्लो से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अपना फोकस लॉन्ग टर्म पर रखिए। और जहां तक आपने बात करी कि लार्ज कैप की तरफ रुझान बढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई फंड मैनेजर्स भी जो मिड कैप फंड मैनेज करते हैं, स्मॉल कैप फंड मैनेज करते हैं, जैसे हमारे चिराग हैं, वो भी कुछ समय से कह रहे हैं कि भाई लार्ज कैप में वैल्यूएशंस बेटर है। जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लार्ज कैप फंड्स में है, या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जैसे फ्लेक्सी कैप फंड हो गए या लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गए, उनमें ज्यादा है। कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं स्मॉल कैप में या मिड कैप में जहां पर थोड़ी सी फ्रॉथ लग रही है। तो स्टॉक सिलेक्शन की जो अपॉर्चुनिटी सब जगह है, लेकिन लार्ज कैप्स में अगर इंडेक्स लेवल पर देखें तो चाहे पी रेशो के नजरिए से, प्राइस टू बुक के नजरिए से, तो थोड़ा सा वहां पर कंफर्ट बना है। तो मुझे लग रहा है कि कई निवेशक भी जो कैटेगरी को एकदम जिन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, जिन्होंने उसको नहीं देखा था, वो अब उन्हें देखने लग गए, जो एक अच्छी बात है। ओके, ओके। बट डू यू थिंक कि अगर हम लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें, आई मीन फ्लेक्सी कैप तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड होता ही है, राइट? एंड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स अगेन आपको थोड़ा प्रोटेक्शन भी देता है। सो डू यू थिंक ये आपके ऑल सीजन फंड्स हो सकते हैं कि आप इनमें बिल्कुल हमेशा बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे तो सबसे ज्यादा यही अच्छे लगते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो निवेशकों का एक बड़ा एलोकेशन तो इन्हीं तरह के फंड्स में रहना चाहिए। अभी फ्लेक्सी कैप फंड, जो जैसा नाम में ही लिखा है फ्लेक्सी, मतलब फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो लार्ज कैप में लें या मिड कैप में लें या स्मॉल कैप में लें, वो ग्रोथ स्टॉक्स लें या वैल्यू स्टॉक्स लें, कौन से सेक्टर में लें, तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर्स के पास। तो वो जो कार्य हम कर रहे हैं कि कौन सा सेक्टर फंड लें, मिड कैप लें कि लार्ज कैप के लें, वो आपने एक फंड मैनेजर्स पर छोड़ दिया, तो वो मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। या या एंड यू नो एज यू राइटली सेड, हमें लगता है कि रिसेशन अगर होता भी है तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो क्या फर्क पड़ता है कि अभी अरे यू नो भारत में नहीं होगा। सो नम्रता भारत जी, में नहीं। भारत में 140 करोड़ लोग, हम विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं। होने नहीं अ, देंगे। यही समय है, सही समय है। और यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाजार हर दिन बढ़ेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाजार हर सप्ताह हर महीने बढ़ेगा। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पिछले 30 वर्षों में भी आए, अगले 30 वर्षों में भी आएंगे। लेकिन आज जो हमारी 3.5 पौने 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, वो आगे जाके 5, 7, 10, 20 ट्रिलियन डॉलर की बनेगी। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इनोवेशन भी बढ़ेगा, नए सेक्टर्स, नई कंपनियां लिस्ट होगी, और बाजार में बहुत सारे मौके मिलेंगे। तो वो नहीं छोड़ना चाहिए। अभी अभी जरूर बाहर में अगर कुछ होता है, अमेरिका में कुछ होता है, अगर जियो पॉलिटिक्स में कुछ होता है, तो हमारे बाजारों पर भी फर्क पड़ता है, थोड़ा इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ता है। बट इकोनॉमी अच्छी दिशा में है, वो कभी भी हमारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए। सो व्हिच मींस एज एन इन्वेस्टर, मैं इंडिया में हूँ, मैं पैसा इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करूँ, मुझे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। ओके। अगर लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी रोज रोज एनएवी देख के अगर अपनी हार्ट बीट को ऊपर या नीचे कर रहे हैं तो टेंशन होएगी।
वंडरफुल। सो नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट एसआईपीज, राइट? अब आपने बोला था कि अगर आप अपनी एसआईपीज कर रहे हैं तो उनको नहीं रोकना चाहिए, एंड यू शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट। तो अगस्त में हमने देखा कि जो एसआईपी अकाउंट्स थे वो करीब 9.61 करोड़ टच हुए थे, जो काफी साइजेबल इंक्रीज है, क्योंकि जुलाई में 9.34 करोड़ अकाउंट्स थे, राइट? तो अगर हम एसआईपी इन्फ्लोज की भी बात करें, दे हैव हिट एन ऑल टाइम हाई। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो शायद एसआईपीज में इन्वेस्ट करने के लिए काफी एप्रीहेंसिव है, उनको लगता है कि नहीं करना है, अब उनको क्या बोलना चाहेंगे? डू यू थिंक, मतलब व्हाट वुड यू लाइक टू टेल इन्वेस्टर्स जो अभी भी एसआईपीज को लेके शायद थोड़ा कन्विंस्ड नहीं है? नहीं, वो कन्विक्शन तो उनको मेरे ख्याल में एक तो ट्रैक रिकॉर्ड देख के आ सकता है। मैं जरूर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो हमेशा कहना पड़ता है और जरूर कहेंगे कि भाई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इज नो इंडिकेटर और गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, और अपने सभी चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा। लेकिन अगर हम पिछले 30 वर्षों का इंडस्ट्री का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि जहां पर बाजार में बहुत घटबढ़ रही, अब तो थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो गई पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन पहले तो कई वर्षों में बहुत वॉलेटिलिटी रही। लेकिन अगर किसी ने 1,000 रुपए महीने सपोज हमारे एक फ्लेक्सी कैप फंड में लगाया होता, तो आज उनके पास करीब 1.5 करोड़ रुपया हो गया होता 30 सालों के आसपास। मैं अगेन कहूंगा कि शायद वो समय पर ब्याज दरें ज्यादा थी, इन्फ्लेशन ज्यादा था, डिपॉजिट रेट ज्यादा थी, ज्यादा रिटर्न आया, लेकिन ये दर्शाता है कि हजार हजार रुपए महीने करके भी 25-30 साल में कितना पैसा बनाया जा सकता है। तो वो जरूर देखना चाहिए। और कई जने ऐसे कहते हैं बाजार ऑल टाइम हाई पर है, अभी एसआईपी शुरू करें क्या? तो अभी हमारे टीम मेंबर ने एक अच्छी स्टडी करी थी कि अगर मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज में, कई कहते हैं कि जैसे हमने भी बात करी कि मिड एंड स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन अगर किसी ने एसआईपी करी जब पिछले साइकिल में 2017-18 के आसपास, पिछले साइकिल में आपने पीक ऑफ द मार्केट में एसआईपी चालू करी, तब भी आपके रिटर्न आज बहुत अच्छे हैं, चाहे मिड कैप फंड हो चाहे स्मॉल कैप फंड हो। तो जब आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली बाजार के उतार चढ़ाव से फायदा होता है। अगर बाजार गिरेगा तो आपकी जो अगली इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट है, उसके बाद वाली इंस्टॉलमेंट में उसमें ज्यादा यूनिट्स मिलेगी, तो उसमें तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, अच्छी चीज है। बट आपको क्या लगता है नवनीत जी कि सेक्टरल फंड, थीमेटिक फंड जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, क्या उनमें अगर हम एसआईपी करें तो इज दैट अ बेटर अप्रोच, या डू यू थिंक बिल्कुल। टाइमिंग है कि लमसम करें? व्हाट डू यू See, थिंक? अगर आप बहुत स्टडी करते हैं बाजार की, आप बहुत रिसर्च करते हैं, एक सेक्टर को अच्छे से समझते हैं, उसका यूनिवर्स बड़ा है, सपोज मैन्युफैक्चरिंग फंड है, उसमें आज करीब 600-700 स्टॉक्स है, लेकिन कोई ऐसा फंड है जिसमें यूनिवर्स ही बहुत छोटा सा है, तो उसमें फिर रिस्क बढ़ जाती है। तो समझ के करें, बट एसआईपी बेटर रूट है, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर साइकिल कभी आपके अगेंस्ट हो गया, आपको लगा कि सपोज एक रियल एस्टेट सेक्टर है, बड़ी संभावना है लंबे समय में, लेकिन बहुत स्टॉक्स बढ़े हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, काफी बढ़े हैं, लेकिन आप एसआईपी करोगे तो अगर गिरावट भी आ गई, कभी जोर से करेक्शन भी आ गया वो सेक्टर में, तो आपको उसका फायदा भी मिलेगा। सो वी कैन से कि चाहे सेक्टरल फंड हो, थीमेटिक फंड हो, कोई भी फंड हो, पर एसआईपी एक और बात कहूंगा नम्रता जी, कई जने ऐसा होता है कि सपोज 2 लाख रुपए आपके पास कोई अकाउंट में पड़ा है और आप बोलते हो कि मैंने 5,000 रुपए महीने की एसआईपी चालू कर दी, लेकिन अब वो 1,95,000 तो आपका अकाउंट में पड़ा है, उस पर तो ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही है। एक और तरीका है वो एसटीपी का, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, या वो 2 लाख रुपए को एक कोई मनी मार्केट फंड में, ऐसे फंड में रख दीजिए जहां पर आपको थोड़े से बेटर रिटर्न्स आ रहे हैं, और वहां से शिफ्ट कर दीजिए हर महीने। तो वो भी एक दूसरा तरीका एसआईपी करने का, जिसमें आप अपने आप रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। Okay. So just for the benefit of our viewers, STP is basically transferring your money from one fund to another fund. तो आप एक फंड से एक कोई दूसरे डेट फंड में, आर्बिट्राज फंड में, ऐसे कोई फंड में लगा के इक्विटी फंड्स में शिफ्ट कर दीजिएगा। हाँ जी। वंडरफुल। ओके। सो नवनीत जी, हमने ना देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होते हैं, राइट? हाँ। और हर जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं टेम्पररी बेसिस पे। तो हमने देखा कि फेब 2018 से लेके जैन 2021 तक क्वालिटी एज अ स्टाइल काफ़ी अच्छा कर रहा था, फिर वैल्यू स्टाइल आया जो अभी तक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप हमें इन इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स के बारे में बताइए कि ये क्या होते हैं, एंड एज एन इन्वेस्टर क्या हमें इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स को देखना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए? नहीं, समझने के लिए, आपको जितनी रुचि है निवेश के बारे में, आप निवेश कर रहे हैं, तो हर चीज को समझना चाहिए। और ये तो एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा फील्ड है जहाँ पर जितना पढ़ें, जितना समझें, उतना ही कम है। हालांकि बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने से जरूरी नहीं कि आपके रिटर्न्स बेटर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार एक वर्ड होता है हमारे, एनालिसिस पैरालिसिस,
वो इतना एनालिसिस में ही चले जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो मूल चीज है कि भाई एसेट एलोकेशन करना है, डिसिप्लिन रखना है, एसआईपी को बनाए रखनी है, इट्स नॉट द टाइम इन द मार्केट, इट्स नॉट द टाइमिंग ऑफ द मार्केट, वो सब चीजों को नहीं भूल जाए। लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में समझाऊंगा। क्वालिटी का मतलब होता है कि हम बिजनेस की क्वालिटी देखें, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखें। बिजनेस की क्वालिटी मतलब बिजनेस में रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसा है, कैपिटल एफिशिएंसी कैसी है, कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ की कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें बहुत वॉलेटाइल तो नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर अर्निंग्स बहुत वॉलेटाइल होती है, कुछ ऐसी होती है जहां कंसिस्टेंसी रहती है ग्रोथ की। जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें डेट लेवल्स कम है, लेवरेज लेवल्स कम है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बिजनेस में एक मोट है, कंपेटिटिव एडवांटेज है, बहुत अच्छा गवर्नेंस है, मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी इन्वेस्टिंग। तो उसमें बिकॉज ये सारी खूबियां हैं तो आपको प्राइस भी ज्यादा देना पड़ेगा, पी रेशियो उन स्टॉक्स का ज्यादा होगा, प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा होगा। और वैल्यू होती है कि जहां पर आप एक इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं, ज्यादातर असेट्स की या उनके बिजनेस की, और उससे नीचे में खरीद रहे हैं। अगर मैं मोटा मोटी सिंपल भाषा में कहूँ तो आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई 1 रुपए की चीज 75 पैसे में कहीं मिल जाए, और कभी ना कभी वो कैटलाइज हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, मार्केट उसको वैल्यू देगा। तो चाहे असेट्स की है या अर्निंग्स की है, वो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग उसमें प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक या ऐसा कुछ देखते हैं जहाँ सस्ता हो कुछ, बट अलग अलग तरीके होते हैं। और कई बार बाजार में साइकिल, जैसे आपने सही कहा, कुछ समय पहले ऐसा था कि ग्रोथ एट एनी प्राइस, और कुछ लोग एक वर्ड यूज करते थे BAAP, बाप मीनिंग लाइक दी बाय एट एनी प्राइस, तो भी अच्छा है, स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है, बट ऐसा नहीं होता है। बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आपने बहुत ज्यादा वैल्यूएशन दे दिया तो फिर आपके फ्यूचर रिटर्न्स कम हो जाएंगे। Okay. मैं तो But कई then बार ऐसा कहता हूँ कि हर इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग है। जब आप स्विमिंग करते हैं तो कभी नहीं करते कि मैं वेट स्विमिंग कर रहा हूँ, राइट? आप स्विमिंग कहते हैं, तो ऐसा ही इन्वेस्टिंग इज इन्वेस्टिंग। तभी वैल्यू तो होनी चाहिए कंपनी के अंदर जब ideally खरीद होनी रहे चाहिए, हाँ। तो। Okay. But then diversification point of view से as an investor, क्या मुझे styles of investing को consider करना चाहिए? आई थिंक अगर आप 3 4 5 फंड्स में जब करते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिफरेंट स्टाइल्स के फंड मिल जाते हैं। पर लंबे समय में जाकर के बाजार में सब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। एक है कि जो फंड हाउसेज में, जो फंड मैनेजर में एक डिसिप्लिन होता है कि कभी भी डोंट गेट टू स्वेड कि अभी ये बहुत ये वैल्यू स्टाइल चल रहा है और उसी तरह के निवेश करने हैं, या ये बड़ा क्वालिटी साइकिल चल रहा है और यहाँ पर हम कितना भी वैल्यूएशन दे दें रिटर्न तो अच्छे ही आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। पर अब हर एक फंड मैनेजर की अपनी अपनी एक स्टाइल होती है, अपना अपना एक निवेश करने का नजरिया होता है। सब अनुभव से भी सीखते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन कर लें तो सारी स्टाइल्स आ जाती है। Okay, fair enough. All right. Okay, so now हमें लगता है कि जनरली जो अच्छा समय होता है ना लाइफ में, वो लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं जब कुछ भी बुरा आता है, राइट? एंड आई एम श्योर यू एग्री विद मी कि इवन इन एनी रिलेशनशिप आपको फोकस नेगेटिविटी पे ज्यादा रहता है, पॉजिटिविटी पे उतना नहीं रहता है। एंड आई थिंक सेम अप्लाइज टू इवन द गुड टाइम्स, राइट? तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर हम म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स की बात करें, ऐसी कौन सी कैटेगरीज होती हैं which are suitable for investors जो market volatility को manage कर पाए in a way कि शायद मेरे good times ही ज्यादा रहे, bad times कम रहे? मार्केट के जो पीक या बॉटम होते हैं वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं करने। आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बराबर फाइनेंशियल प्लानिंग करें, बराबर अपना एसेट एलोकेशन कर दें। एसेट एलोकेशन में जब इक्विटी आए तो अपने कुछ अच्छे फंड्स में हम उसको डाइवर्सिफाई कर दें, और वो डिसिप्लिन को बने रखें, उस नियमितता को और उस अनुशासन को बनाए रखें। जैसा पहले हमने डिस्कस किया कि अगर आप एक फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन सब फंड्स में करते हैं तो आपको सब जगह एक्सपोजर बाजार में मिल जाता है। और मार्केट का कॉल बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। कभी बाजार ऐसा है तो ऐसा करें, अभी बाजार ऐसा है तो ऐसा करें। बिकॉज निवेश जब आप कर रहे हैं तो आपका पैसा कितना बनेगा लंबे समय में, आपके पास जो असेट है वो सिर्फ आपका पैसा ही नहीं है, आप कितना समय और कितना धैर्य उसमें डाल रहे हैं, कितना टाइम और पेशेंस उसमें डाल रहे हैं, उस पर ज्यादा निर्भर करता है। Okay. So
सो नवनीत जी, आपने ना डाइवर्सिफिकेशन के बारे में वीव स्पोकन क्वाइट अ लॉट कि इक्विटी फंड्स में आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लेकिन कैन यू हेल्प अस आल्सो अंडरस्टैंड कि विद इन असेट क्लासेस, राइट? तो मान लीजिए कि मुझे थोड़ा डेट एलोकेशन करना है, मुझे थोड़ा गोल्ड एलोकेशन करना है, तो डू यू थिंक बैफ इज अ गुड कैटेगरी? डू यू थिंक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स अच्छे होते हैं? आई मीन, जस्ट हेल्प आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड नहीं, दिस। बिल्कुल, जो मल्टी एसेट फंड है तो उसमें तो आपको मिनिमम 10% इक्विटी में रहेगा, मिनिमम 10% आपका उसका इक्विटी में रहेगा, मिनिमम 10 गोल्ड में भी रहेगा, और बाकी का 70% अलग अलग फंड मैनेजर अपने हिसाब से अलोकेट करते हैं। तो आपको इक्विटी में, डेट में और गोल्ड में, तीनों में एलोकेशन मिल गया, और आपने एक ही फंड में निवेश किया तो वो एक अच्छा तरीका है। और अगर आपको खाली मेनली इक्विटी और डेट में ही करना है तो आपके पास कई तरह के हाइब्रिड फंड हैं। अगर आपको बहुत थोड़ा सा ही इक्विटी प्रपोर्शन रखना है, नए निवेशक हैं या ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, रिस्क एपेटाइट नहीं है, तो जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है उसमें कर सकते हैं। 65-35 का रखना है कि करीब 2/3 इक्विटी और करीब 1/3 के आसपास डेट रखना है, तो आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत जहाँ पर फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले हैं, बैलेंस एडवांटेज। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा करा है कि प्रोडक्ट्स भी ऐसे बना दिए हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ये एलोकेशन के लिए मेहनत नहीं करनी होती है, आप उसमें कर पाते हैं, फंड के हिसाब से भी आप एलोकेट कर पाते हैं। Yeah, yeah. Like I've been a part of this industry for more than 15 years. अब मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगती है अबाउट म्यूचुअल फंड्स, मैंने तो 18 साल की एज में शुरू किया था अपना एसआईपी जब मैं कॉलेज में थी, कि आप जिस भी तरीके के इन्वेस्टर हो ना, आपको आपके लिए एक म्यूचुअल फंड है। आपको बिल्कुल। 500 रुपये इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो। आपको 5 लाख करना है, आप कर सकते हो। आपको इतने सारे कैटेगरीज हैं, तो आपको, बिल्कुल। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि हर इन्वेस्टर, हर इंसान का मुझे लगता है ईथोस भी चेंज होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपके पास हर कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर अवेलेबल। और हमारी इंडस्ट्री की खूबी है कि कितना भी निवेश करें, अभी हमारे इक्विटी फंड में आप 100 रुपए से भी चालू कर सकते हैं, हाँ, 500 रुपए से भी एग्जैक्टली। चालू कर सकते हैं। और चाहे आप 500 रुपए भी कर रहे हैं, 100 रुपए भी कर रहे हैं, आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन और वही इंफॉर्मेशन मिल रही है जो 1 करोड़ रुपए वाले निवेशक को मिल रही है, 100 करोड़ रुपए वाले निवेशक को। वही फैक्ट शीट है, वही इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट पर आपको सारी इंफॉर्मेशन वही मिल जाती है। या एब्सोल्युटली। ओके, सो एक और कैटेगरी ऑफ फंड्स की बात करते हैं नवनीत जी, विच इज़ मोमेंटम फंड्स। तो आप ये बताइए कि हमें लगता है कि मोमेंटम फंड्स ने काफ़ी मोमेंटम पिकअप किया है, तो ऐसा क्यों है? एंड ऑल्सो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्या मोमेंटम फंड्स इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर जस्ट आस्किंग अ डिफरेंट वे कि क्या आपको लगता है कि मोमेंटम फंड्स एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर के लिए होने चाहिए, या एक न्यू इन्वेस्टर भी मोमेंटम फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? सो अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं, इसको कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग। एक मोमेंटम होता है जो एक तरह से हो गया कि ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हो, आप ये ओके। मान रहे हो कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाता रहेगा, अगर बाजार थोड़ा नीचे जा रहा है तो नीचे जाता रहेगा, या जो सेक्टर्स या स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं वो और नीचे जाएंगे, जो ऊपर जा रहे हैं वो ऊपर जाएंगे। तो आप एक तरह से एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, स्टॉक लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, मार्केट लेवल पे। एक तरह की क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी है ये। वैल्यू होती है जहाँ का हमने पहले डिस्कस करा कि आप जो चीप है वो खरीद रहे हैं, और जो महंगा है वो आपका अंडरवेट है। एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता है जहाँ पर जिस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ है वहाँ पर आप ओवरवेट है, जिस कंपनी में कम ग्रोथ है वहाँ अंडरवेट है। एक क्वालिटी इन्वेस्टिंग होती है जिसकी हमने पहले बात करी है, जो बेटर क्वालिटी की कंपनीज हैं उसमें आप ओवरवेट हैं, जो थोड़ी रिलेटिवली लोअर क्वालिटी है उनमें आप अंडरवेट है। तो मोमेंटम जो है वो ट्रेंड फॉलोइंग है। ये कार्य करता है एक ट्रेंडिंग मार्केट में। अगर बाजार ऊपर जाता जा रहा है तो जो स्टॉक्स चल रहे हैं, सपोज मैं आपको एक यूएस का उदाहरण दूं, अगर उनके पास ज़्यादातर एनवीडिया का शेयर होगा, बिकॉज एनवीडिया ऊपर ही जाता जा रहा है, अभी शायद हो सकता है थोड़े समय में ट्रेंड चेंज हो जाए, बट अपने अगर आप वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में थे तो आपका वो जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो मिस नहीं होगा। बिकॉज कुछ हो सकता है दूसरे ऐसे फंड मैनेजर होंगे या दूसरे ऐसे निवेशक होंगे, उनको लगा है तो बड़ा महंगा है, लेकिन अगर वो ऊपर जाता जा रहा है तो आपके यहाँ पे मिस नहीं होगा। कल उसकी जगह कोई और स्टॉक ऊपर जाना चालू होगा तो वो आ जाएगा उसके अंदर। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉकेट्स ऑफ मार्केट होते हैं, ऐसे टाइम होते हैं जब मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं कार्य करती है। बट ज़्यादातर समय तक मैंने ऐसा देखा है कि लंबे समय का कई जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के एक्सपर्ट्स हैं ग्लोबली, वो कहते हैं कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क्स फॉर लाइक पर्टिकुलरली जो लॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स होते हैं, बुल मार्केट ही चल रहा है, बेयर मार्केट ही चल रहा है, जब बड़ा टर्न आता है मार्केट में उस पीरियड्स में अच्छा नहीं करते हैं। तो ये जो स्मार्ट बीटा के फंड्स होते हैं ये भी आपको इंडेक्स फंड के जरिए, ईटीएफ्स के जरिए
आप थोड़ा-सा निवेश कर सकते हैं। मैं बार-बार एक ही रिपीट करता रहूँगा, ज़्यादा पैसा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड जैसे में रखिए। बट थोड़ा बहुत अगर आपको बाज़ार की नॉलेज है, आपने पढ़ा है, इन सबको समझा है, तो एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं। आई थिंक पिछले हाफ एन आवर में हमने ये तो समझ लिया कि आपका पोर्टफोलियो में क्या है। बिल्कुल। ओके, हाँ, तो अभी मुझे नवनीत जी, बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा पोर्टफोलियो, आप समझ गए हैं, मेरे पास किस तरह के एग्जैक्टली। फंड्स हैं ज़्यादा। एग्जैक्टली, बट देन अगेन ये मोमेंटम फंड्स मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स, या डू यू थिंक न्यू इन्वेस्टर्स भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मोमेंटम फंड्स के आई साथ? थिंक जिनको जो समझ रहे हैं हर चीज़ को, चाहे सेक्टर फंड हो, थीमेटिक फंड हो या स्मार्ट बीटा फंड्स हो वगैरह, थोड़ा बहुत एलोकेशन करा जा सकता है, बट समझ के करना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करूंगा जो पहली बार मैं बात करी थी, रियर व्यू मिरर के हिसाब से नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ पिछले 3 महीने, 6 महीने, साल भर में ये कैटेगरी ऑफ फंड बहुत अच्छे कर रहे हैं तो हम यही ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फ्रंट व्यू मिरर देख के गाड़ी चलानी होती है। ओके, सो अभी जो मेरा अगला सवाल है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई थिंक ये हमारे व्यूअर्स को बहुत इंसाइट देगा। एक तो ये है कि जब हम फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं, राइट, आपने भी बोला था कि फाइनेंशियल गोल सेट करिए एंड देन उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। तो फर्स्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड नवनीत जी कि क्या हम अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? इज दैट हाउ वी कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो? सो दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको फॉलो अप क्वेश्चन तो पूछूंगी। फाइनेंशियल गोल्स मीनिंग सबसे पहले आपको निर्धारित करना है कि आप निवेश किसके लिए कर रहे हैं। करेक्ट। आपको साल भर बाद कोई स्कूटर या गाड़ी खरीदनी है, 2 साल बाद उसके लिए कर रहे हैं, 3 साल बाद कोई वेकेशन करना है बड़ा, उसके लिए निवेश कर रहे हैं, 5 साल बाद घर खरीदना है, शादी करनी है, कुछ और कार्य के लिए निवेश कर रहे हैं, या 20, 25, 30, 40 वर्ष के लिए आप एक रिटायरमेंट का कॉर्पस बना रहे हैं, अपनी वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए निवेश कर रहे हैं, कितना समय है और किस गोल के लिए निवेश कर रहे हैं। अपने आप की तो आप एक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस फिर आपका बन जाएगा। आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आपके इनकम के हिसाब से, आपकी वेल्थ के हिसाब से कितना समय आपके पास, और एक अलग अलग इंडिविजुअल की एक अलग अलग रिस्क एपेटाइट होती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर बाजार आज 5-7-8 टका गिर जाए कोई भी कारण से, कुछ अगर न्यूज आई पॉलिटिकल इकोनॉमिक विश्व में कहीं से भी, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं व्यू ले सकता हूँ कि लंबे समय में तो पैसा बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो एक रिस्क एपेटाइट आपकी कितनी है, कितना समय है आपके पास, आपको लिक्विडिटी चाहिए, तो ये सब चीज़ों को निर्धारित करके हमने एक अपना एसेट एलोकेशन बना लिया। सपोज आपने निर्धारित किया कि मेरा करीब 70% इसमें रहना चाहिए, करीब 20-25% मेरा डेट में रहना चाहिए, और 5-7% मेरे को इमरजेंसी कैश की जरूरत है, लिक्विडिटी की। तो सबसे पहले तो अपना वो इमरजेंसी कैश वाला एक को अलग कर लीजिए। उसके बाद आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सपोज वो 60-70% जो आपको इक्विटी में डालना है तो आपने इक्विटी फंड्स ले लिए, 20-30% के लिए डेट फंड ले लिए, या आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको ये भी एक मौका देती है, जैसा आपने पहले बताया कि हर तरह के फंड्स हैं। आपने एक एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड ले लिया जिसमें आपको दोनों का एक्सपोजर मिल गया, तो आपका एसेट एलोकेशन अपने आप ही हो गया। अगर कोई हाइब्रिड है या बैलेंस एडवांटेज फंड है या कोई ऐसा फंड है, एसेट एलोकेटर फंड है, तो उसमें आपका एसेट एलोकेशन इंडस्ट्री ने ही कर दिया। ओके, बट यू नो और नवनीत इसको ना जी, बहुत ज्यादा ऐसा मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बड़ी एलिगेंट थेरीज हैं। एक हैरी मार्कोविच हुए थे कुछ समय पूर्व ही, रिसेंटली उनका निधन हो गया, जिन्होंने ये सब एफिशिएंट फ्रंटियर, रिस्क और रिटर्न, रिस्क इज वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट रिटर्न, बड़ी एलिगेंट थेरीज, सीएफए वगैरह जिन्होंने किया उन्होंने पढ़ा होगा। मैं बहुत सालों तक उनके मतलब सीएफए सोसाइटी वगैरह के साथ जुड़ा रहा, लोगों से मिलते थे तो हम भी बड़ा वो सब बताते थे। पर आप एक बड़ी ताजुब की बात सुनेंगे कि उनका जो खुद का निवेश था, हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने बोला कि 50% इक्विटी में, 50% डेट में। अब उन्होंने बड़ी एलिगेंट थेरीज बनाई खुद ने, और उसपे बट बहुत लोग, उनको नोबेल प्राइज मिला, और उनके बाद कई लोगों को और कई पीएचडी और कई नोबेल प्राइज मिल गए, वो सब एफिशिएंट मार्केट थ्योरी पे, एफिशिएंट फ्रंटियर पे, इन सब पे। लेकिन इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आई एग्री विद यू, आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स को हम जितना सिंपल रखेंगे उतना बिल्कुल। बेहतर रहेगा। तो नवनीत जी, जैसे मैं ना बहुत सारे फाइनेंशियल वेलनेस वर्कशॉप्स करती हूँ एंड जब मैं इतने सारे इन्वेस्टर्स से मिलती हूँ वो मुझे एक चीज़ बोलते हैं कि मैम आपने हमें फाइनेंशियल गोल्स के बारे में तो समझा दिया, लेकिन ये बताइए कि मान लीजिए मेरा बच्चा पढ़ाई के लिए जा रहा है और जिस साल वो पढ़ाई करने जा रहा है मार्केट्स गिर गई और मेरा आधा पोर्टफोलियो डूब गया,
राइट? तो मैं ये गोल तो पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को तो नहीं बोलूँगा कि बेटा 1 साल बाद पढ़ाई शुरू करना। तो हाउ डू वी मैनेज द एग्ज़िट स्ट्रैटेजी फॉर अ गोल कि मतलब क्या हमें पहले निकालना शुरू कर देना चाहिए? क्या जब मार्केट पीक कर रही है तब निकालना चाहिए? तो बेसिकली एक फाइनेंशियल गोल को एफिशिएंटली अचीव करने के लिए मेरा एग्ज़िट स्ट्रैटेजी भी क्या होना चाहिए? सो पीक और बॉटम को तो प्रेडिक्ट कर देना बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो किसने कहा था कि 2 तरह के फोरकास्टर्स होते हैं। वन हू डोंट नो एंड द अदर इज़ लाइक हू डोंट नो दैट दे डोंट नो। उनको पता भी नहीं है कि उनको पता नहीं है। ओके। सो 2 तरह के होते हैं, बट ऑन अ लाइटर नोट, बट ऑन अ सीरियस नोट वो मुश्किल होता है कि बाजार का ऐसा देख कर के आप कुछ अपना एंट्री एग्जिट कर लें। टैक्सेशन के इम्पैक्ट भी होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आपका एक निर्धारित गोल ही है कि 1 साल के बाद ये पैसा चाहिए, और अगर भाई बच्चे को कॉलेज में जाना है और इतना पैसा चाहिएगा, तो आप थोड़ा सा एक एग्जिट बना सकते हैं। उस पैसे को आप, कि भाई बाजार की वॉलेटिलिटी से इम्पैक्ट नहीं हो। जब 2 या 3 साल की उम्र थी, आपने निवेश किया, एसआईपी चालू करी, 15 साल तक एसआईपी करी, और 18 साल की उम्र में जब जाना है, तो आप 1 साल में लास्ट में उसको थोड़ा-सा डेट मार्केट में लिक्विड में, जैसे-जैसे वो समय नज़दीक आ रहा है, तो आप वो कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली एटलीस्ट 1 साल पहले अगर हम थोड़ा हाँ, सेफर हाँ जी, इन्वेस्टमेंट हाँ में जी, शिफ्ट हाँ करें, जी, क्योंकि बिल्कुल। लॉजिकली अब वो आपका शॉर्ट टर्म गोल बन गया है ना, अगर 1 हाँ, साल में हाँ, किया हो हाँ। तो। और अगर पैसा उसी समय पर चाहिए पूरा तो, पर अगर वो भी लाइक अगर कुछ समय में चाहिए, अगर आपको 4 वर्ष में, 5 वर्ष में धीरे-धीरे करना है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर एक समय है निर्धारित कि ये एडमिशन का समय और यहाँ पर इतना बड़ा पैसा अगर लगेगा, और आपने इतना पैसा वो जोड़ा है कई वर्षों में, तो उसको आप लास्ट में थोड़ा-सा एक्सिट करके निर्धारित कर आई सकते थिंक स्पेशली फॉर गोल्स जो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। अगर हैं। हाँ गोल जी, मान हाँ लो जी। रिटायरमेंट आप 1-2 बिल्कुल, साल तक बिल्कुल, कर बिल्कुल। सकते हैं, हाँ, बट हाँ, एजुकेशन यू हाँ, कांट। हाँ। ओके, सो अब मैं आपसे एचडीएफसी एएमसी के बारे में पूछना चाहूंगी कि एट एचडीएफसी एएमसी हाँ जी। आपका स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहता है? लाइक व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट यू फॉलो फॉर पिकिंग स्टॉक्स? सो हमारे फंड मैनेजर्स का 30 साल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसे हमने बात करी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की, या बैलेंस एडवांटेज फंड की, या बहुत सारे हैं, टैक्स सेवन एंड और ये इवॉल्व हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये प्रोसेसेस बने हैं। एक अच्छे फंड हाउस में 4 चीजें होनी चाहिए अल्फा जनरेशन के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ क्लैरिटी ऑफ मैंडेट, ट्रू टू लेवल, कि आप ये फंड में कहते हैं कि मैं इस तरह से निवेश करता हूँ और आप इस तरह से निवेश करते हैं। ये बाजार में घटबड़ के हिसाब से चेंज नहीं होती है। आपकी स्टाइल, आपकी कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी जो है, वो ट्रू टू लेवल होनी चाहिए। दूसरा, रॉबस्ट रिसर्च आपका होना चाहिए। तीसरा, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आपका कैसा, आप कैसे साइजिंग करते हैं, कैसे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, क्या आप कैश कॉल्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, जो एक एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हर एक फंड मैनेजर का अपना अलग होता है। और चौथा, गवर्नेंस एंड सुपरविजन रेगुलरली ऑन इन सब चीज़ों पर। तो हमारा जो स्टॉक पिकिंग का स्टाइल है, वो फंडामेंटल बेस्ड है, मोमेंटम या ट्रेडिंग बेस्ड नहीं है। अब हमारा अगर ट्रेडिंग टर्नओवर रेशियो देखेंगे, तो वो इंडस्ट्री में मेरे ख्याल में सबसे कम टर्नओवर रेशियो में होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। 3 तरीके से अल्फा जनरेशन करते हैं इक्विटी फंड मैनेजर्स, या तो मार्केट टाइमिंग करते हैं, या सेक्टर एलोकेशन करते हैं, या स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। हम ज़्यादा मार्केट टाइमिंग नहीं करते। अगर हम निवेशकों को बोल रहे हैं मार्केट टाइमिंग करना टफ है, तो हमें भी लगता है वो टफ है। सेक्टर एलोकेशन कुछ होता है, टॉप डाउन कुछ व्यू होते हैं कि ये सेक्टर अच्छा करेगा, लेकिन हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो स्टॉक सिलेक्शन पर है, बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन पर। इसको एक होता है टॉप डाउन, कि आप बाजार को देख के या सेक्टर को देख के निवेश करते हैं। एक होता है बॉटम अप, तो हम ज़्यादा बॉटम अप में विश्वास रखते हैं। इंडिविजुअल कंपनीज में मैनेजमेंट, बिजनेस क्वालिटी, वैल्यूएशन, वो सब देख के निवेश करना। और कई एक दो चीज़ें छोटी सी और बताऊंगा। 2 तरह के गलतियां कर सकते हो। या तो आप एक स्टॉक बहुत अच्छा किया और आपके पास वो पोर्टफोलियो में नहीं है, तो उसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एक एरर ऑफ कमीशन होता है कि आपने स्टॉक खरीदा और उसने अच्छा नहीं करा, वो कंपनी ने अच्छा नहीं किया, वो बिजनेस ने अच्छा नहीं करा। हम कोशिश करते हैं कि एरर ऑफ कमीशन कम हो, एरर ऑफ ओमिशन हो जाए, कि कुछ तो छूट जाएंगे अच्छी कंपनियां। लेकिन जब लें तो बहुत रिसर्च करके, काफ़ी मेहनत करके, बहुत समझ के, और उसे रेगुलर ट्रैक करके हम उस तरह से लें। तो जैसा मैंने कहा कि ये 20, 25, 30 साल से हमारी जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है, इन्वेस्टिंग स्टाइल है, बड़ी टीम की बड़ी अच्छी इवॉल्व हुई है, और हमें बड़ा गर्व है उस पर। ओके, सो ये जो रैंक होता है नवनीत जी, वो क्या सिग्निफाई करता है? लाइक म्यूचुअल फंड्स आर गिवन रैंक्स, करेक्ट? तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एज एन इन्वेस्टर, इसका क्या
इम्पोर्टेंस है? ये जो आप रेटिंग्स वगैरह बोल रहे हैं, जो यस। एजेंसीज के द्वारा दी जाती है, तो कई अलग-अलग तरीके हैं उसके भी। कई हैं जो सिर्फ सिंपल रिटर्न्स देखते हैं, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का। कुछ होते हैं जो रिस्क एडजस्टेड देखते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं वॉलेटिलिटी से। अभी अलग-अलग लोगों का अलग-अलग मानना होगा। कुछ लोग मानते हैं कि वॉलेटिलिटी कोई रिस्क देखने का सही तरीका नहीं है, सही नज़रिया नहीं है। कोई स्टॉक हो सकता है ज़्यादा वॉलेटाइल हो लेकिन ज़्यादा रिटर्न दे लंबे समय में। तो रैंकिंग का डेफिनेटली एक ज़रूरी है, मतलब निवेशक को देखना होता है। बट एक हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे फंड हाउस, अच्छा फंड मैनेजर, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपके पास है, तो उतार-चढ़ाव हर एक में आएँगे। एक अच्छा फंड मैनेजर भी कुछ समय ऐसा होगा जब उनके फंड अच्छा नहीं कर रहे होंगे। डिसिप्लिन उसे कहते हैं कि आप उसके साथ स्टिक रहें। बिकॉज़ आज जो स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है, कोई कारण है फंड मैनेजर ने वो लिया है। वो बेंचमार्क के हिसाब से तो आगे-पीछे नहीं चलते। हम लोग बेंचमार्क अवेयर होते हैं, ध्यान रखते हैं अपने बेंचमार्क का, बट बेंचमार्क हगिंग नहीं करते हैं। यार आज ये स्टॉक चल रहा है तो ये खरीद लें, अगले क्वार्टर में ये चल रहा है तो ये खरीद लें। ऐसे तो अल्फा जनरेशन नहीं हो सकता लंबे समय में। ऐसा करते तो पिछले 20-25 सालों में ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनता। तो रैंकिंग की एक इम्पोर्टेंस है, बट सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आज जो फंड नंबर 1 है बस वही सबसे अच्छा है। बिकॉज़ हो सकता है जो आज नंबर 1 है, वो 2 साल बाद नंबर 1 नहीं रहे, या वो कहीं और ही शायद भी सबसे नीचे भी हो। या या ओके। सो नवनीत जी, हमने इतने सारे फंड्स के बारे में बात करी, इतने कैटेगरीज के बारे में बात करी, एंड आपने हमें बहुत सारे थंब रूल्स ओवर अ कॉन्वर्जेशन ऑफ 40 मिनट्स आपने हमें बता दिए हैं, राइट? कैन यू समराइज दो थंब रूल्स फॉर अस, कि एक समरी में आप बता दीजिए, 4 पॉइंट समरी, कि बेसिक थंब रूल्स एसेट एलोकेशन के लिए क्या होने चाहिए? सबसे पहला जो मैंने कहा कि ये हर एक निवेशक को अपने एक गोल्स निर्धारित करने हैं। गोल्स के हिसाब से उनका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, रिस्क एपेटाइट है, टाइम होराइजन है, उन सब के हिसाब से एक बार एसेट एलोकेशन निर्धारित कर दिया। एसेट एलोकेशन निर्धारित होने के बाद में फंड सिलेक्शन किया। उसके 2 तरीके हैं, जैसे मैंने कहा, अगर इक्विटी है, इतना डेट है, चाहे तो आप अलग-अलग फंड्स पिक कर सकते हैं, और या चाहे तो आप जो इंडस्ट्री में हाइब्रिड फंड या सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, जैसे अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं और आपके पास बहुत समय हाथ में, तो आप एक चिल्ड्रन फंड में भी कर सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं तो एक तो है कि आप कुछ फंड चूज करें, और अगर आप 20 से 40 साल के लिए कर रहे हैं तो फिर रिटायरमेंट फंड में भी निवेश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वो एक और मैं ये कहूँगा लास्ट में, कि लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ, लाइफ की लॉन्जेविटी इंक्रीज हो रही है। जब भारत की आज़ाद हुआ तब एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में मेरे ख्याल में 36-37 साल की थी। आज जब वो अगले सेंसस में मेरे ख्याल में 70 साल से ऊपर आएगी, हमारी लाइफ टाइम में शायद ये 100 हो जाए, 90 हो जाए। तो आपको बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना है। वो जो एक कंपाउंडिंग है, वो जो एक नियमितता है, स्टार्ट अर्ली इन्वेस्ट रेगुलरली, उसको नहीं भूलना है। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। Wonderful. I think that was a brilliant summary. एक जल्दी से one of the last few questions. आपने जो है, आपका कितना डेकेड्स का एक्सपीरियंस है नवनीत जी? How many decades? आई मीन इंडस्ट्री में लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज और म्यूचुअल फंड्स में करीब 30 वर्ष से ज्यादा हो गए। पर मैं छोटा था काफी जब मैंने मार्केट्स को देखा और सीखना चालू करा। तो एज ए स्टूडेंट तो बाजार में 40 साल हो गए, हालांकि उम्र कम है, उतनी लग नहीं रही है। So which means अगर आप 40 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 साल से आप इस देख रहे हैं, इंडस्ट्री बाजार के स्टूडेंट हैं। तो आप ये बताइए नवनीत जी, कि आपने ऐसी क्या गलतियां करी हैं, या फिर डू यू थिंक ऐसी कोई गलतियां जो आपको लगता है कि काश मैंने नहीं करी होती तो आई वुड हैव बीन मच बेटर ऑफ, एंड उनसे लर्निंग्स क्या रही हैं जो आप हमें पास ऑन करना चाहेंगे? बहुत सारी गलतियां करी होगी, और जो शुरू का समय होगा जब तो समझ भी नहीं थी, 80s में, 90s में अर्ली, तो मार्केट ग्रेट लेवलर है, काफ़ी ह्यूमिलिटी आ जाती है धीरे धीरे, बिकॉज आप बहुत गलतियां करते हैं। एज ए स्टॉक पिकर, एज ए फंड मैनेजर, कभी आपके जो विनर्स थे, अच्छे स्टॉक थे, वो आपने बहुत जल्दी बेच दिए, या जो अच्छे नहीं थे उनको आपने बहुत समय तक रखा। सही सेक्टर था लेकिन स्टॉक सही नहीं था, स्टॉक सही था लेकिन वो सेक्टर ने परफॉर्म अच्छा नहीं करा। कुछ चीप समझ के लिया लेकिन वो तो और ज़्यादा चीप हो गया। कुछ को आपको लगा नहीं वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो बहुत सारी गलतियां इस तरह की हो जाती हैं। बट अगर मैं एक निवेशक के रूप में कहूँ तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सब ये चीज़ बहुत सालों बाद समझी कि प्रोसेस और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाजार को प्रिडिक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कई लोग, जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे, रिसेशन तो नहीं आ रहा, हम ऐसा कर लें,
कहीं ब्याज की दरें तो ऊपर नीचे नहीं जा रही है, अब ये क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ क्या आ गया, अर्निंग ग्रोथ क्या आ गया, पी क्या हो गया, इतना कुछ जो हम जहां पर इतना समय लगा देते हैं बाजार को समझने में, बाजार को देखने में, और आज तो इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। प्रोसेस और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज है, आप जितना जल्दी चालू कर देंगे, और आज तो आपकी वजह से और बहुत लोगों की वजह से बहुत संभव हो पाया है कि बहुत छोटी उम्र में भी लोग चालू कर पा रहे हैं। तो 30-40 सालों में जो आपके पास समय है वो सबसे बड़ी एसेट है आपके पास। और मैं तो एक सिंपल फॉर्मूला कहूँ, शायद हमने पिछली बार भी जब नम्रता जी बात करी थी मैंने कहा था एक फॉर्मूला याद रखिए जो अनुभव से सीखा है, वो है कि वेल्थ क्रिएशन इक्वल टू एसटीपी। और वो एसटीपी दूसरी है, पहले वाली एसटीपी अलग है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। वो है साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। अब ये तीनों में से अगर आपने एक भी चीज सही नहीं रखी, अगर साउंड इन्वेस्टमेंट नहीं करा, आप कहीं मोमेंट कोई ऐसी चीजों में फंस गए कि बस बाजार में भी अच्छा स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये एफ&ओ में ऐसे पैसे बन जाएंगे, ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म सोचा तो पैसे नहीं बनेंगे। जितना जल्दी रिच बनने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा पैसा बनाने में। जितना धीरे धीरे बनाएंगे अच्छा ज्यादा बन जाएगा। दूसरा, समय कितना दे रहे हैं, और तीसरा, पेशेंस आपके पास कितना है, क्योंकि बाजार आपका पेशेंस पक्का टेस्ट करेगा, ये तो मान के चलिए कभी ना कभी। यू नो आई ऑलवेज से दिस कि जो एक ट्रू इन्वेस्टर होता है, the might of a true investor is tested when the markets are down, not when the markets हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा ना, साउंड इन्वेस्टमेंट, टाइम और पेशेंस। उस समय पर अगर आपने पेशेंस दिखा दिया, उस समय पर आप धैर्य में रहे, आप संयमित रहे, then you will do very well. ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए कोई बुक रिकमेंडेशंस, ऐसी कोई बुक जो आपको बहुत अच्छी लगती है which you would want to recommend? सिंपल वाली बताऊं कुछ, अगर म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए, एक साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल की बड़ी अच्छी बुक है, वो पढ़िएगा। बिहेवियरल फाइनेंस पर बहुत सारी बुक्स हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो वगैरह, वो देखिएगा, बिहेवियरल फाइनेंस। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बेंजामिन ग्राहम की किताब है, थोड़ी सी मोटी किताब है, हालांकि वो स्टॉक इन्वेस्टिंग की है, लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी एप्लीकेबल है। भारत के कुछ ऑथर्स हैं, मोनिका हलन की किताब है लेट्स टॉक मनी, लेट्स टॉक म्यूचुअल फंड्स, ऐसी 2-3 किताबें उनकी है, वो अच्छी है। विवेक कौल ने एक बार द गाइड टू फाइनेंशियल प्लानिंग लिखी है। काफ़ी सारे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जिन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी है, तो आज के समय में तो बहुत इजीली है सर्च करना इन सबको। आई थिंक आज के टाइम में शायद एक इन्वेस्टर के लिए इंफॉर्मेशन पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बहुत ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन सही इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। हाँ, इंटरनेट पर बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप कितना सक्सेस करेंगे इनर नेट पे डिपेंडेंट करता है। इंटरनेट पे नहीं, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन वो जो पेशेंस वाला, वो जो संयमित रहना है, वो जो संतुलित रहना है, वो इनर नेट में काम और पीस होना चाहिए। स्वयं को समझना ज्यादा जरूरी है। Wonderful. I think it was a beautiful conversation. Thank you, Navneet ji. And I think मुझे तो पर्सनली लगता है ना कि जब आप रिटायर हो जाएंगे ना, मे बी व्हेन यू आर 60-65, आई होप आप इस इंडस्ट्री से कभी रिटायर कभी नहीं नहीं होंगे, इस इंडस्ट्री की सेवा करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता ये है आपको इंडस्ट्री इतनी सुंदर है, भी इतनी बनना अच्छी है ये इंडस्ट्री कि मतलब एक आपको मौका देती है कि आप दूसरों के लिए पैसा बना सकें। तो एक बहुत ही, मैं कहूँ कि एक अलग ही आनंद है इस इंडस्ट्री का। ग्रेट, थैंक यू सो मच नवनीत जी। आई थिंक इट वाज वंडरफुल एंड आई जेन्युइनली होप कि हम आपको बहुत जल्दी वापस लेके आएं विद सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता जी, थैंक यू। वाह, व्हाट अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर नवनीत। आई एम श्योर आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस एपिसोड में। तो हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस की वो मैं आपके लिए जल्दी से समराइज कर देती हूँ। तो सबसे पहले हमने मिस्टर नवनीत से पूछा कि अगर यूएस में रिसेशन होता है तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया में होगा। एंड मिस्टर नवनीत सेज कि इंडिया जो है एक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स, यहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं। ही सेज कि एज एन इन्वेस्टर आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका ज्यादा एलोकेशन उनकी तरफ होना चाहिए, एंड वेरी लेस एलोकेशन टुवर्ड्स सेक्टरल फंड्स या थीमेटिक फंड्स। ही सेज कि बल्कि देखा जाए तो काफी थीमेटिक फंड्स जो हैं अभी लमसम या एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले रहे हैं, उन्होंने रोक दी है,
इवन दो द इन्वेस्टर्स वांट टू इन्वेस्ट इन दो सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स, क्योंकि शायद उन इन्वेस्टमेंट थीम्स का वैल्यूएशन अभी काफी ज्यादा है। फिर हमने मिस्टर नवनीत से पूछा कि क्या हमें लार्ज कैप फंड्स या फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इज इट अ गुड अप्रोच, स्पेशली कंसिडरिंग कि शायद ग्लोबल रिसेशन हो सकता है। एंड मिस्टर नवनीत सेज कि हमें जो है इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए और इसका टेंशन नहीं लेना चाहिए कि रिसेशन होगा या नहीं होगा। लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स एक अच्छी अप्रोच माने जाते हैं क्योंकि ये एक इन्वेस्टर के इक्विटी पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करते हैं। और अभी अगर हम देखें तो लार्ज कैप्स जो है काफी अच्छी या अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर भी अवेलेबल हैं कंपेयर टू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। फिर हमने मिस्टर नवनीत से थोड़ा स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के बारे में डिस्कस किया एंड वी आस्क्ड हिम ऐसे इन्वेस्टर्स जो इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मिस्टर नवनीत सेज कि एसआईपी एक अच्छी अप्रोच मानी जाती है इन जनरल और डेफिनेटली स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि एसआईपीज जो हैं दे आर गुड फॉर वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स। फिर हमने मिस्टर नवनीत से पूछा कि मार्केट वॉलेटिलिटी को कैसे मैनेज किया जा सकता है। सो मिस्टर नवनीत सेज कि सबसे पहले तो सही असेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी असेट एलोकेशन सही है तब आप मार्केट वॉलेटिलिटी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। He also says कि जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए। He says जैसे फंड्स होते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड्स, ये मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करने में आपकी बहुत मदद करते हैं। He also says कि बहुत अलग अलग तरीके के हाइब्रिड फंड्स होते हैं बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस। We then asked मिस्टर नवनीत कि क्या हम अलग अलग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज बना सकते हैं फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स। तो मिस्टर नवनीत सेज कि सबसे पहले ये डिटर्मिन करना आप वो इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली डिटर्मिनिंग कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है वो बहुत जरूरी होता है। एक बार वो डिसाइड कर लिया फिर आप ये देखिए कि उस फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कितना टाइम है एंड देन यू कैन सेलेक्ट द म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस। ही सेज कि कभी भी अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, कीप इट सिंपल। फिर हमने मिस्टर नवनीत से पूछा कि आज एचडीएफसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के लिए स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। सो मिस्टर नवनीत सेज कि अ गुड फंड हाउस नीड्स क्लैरिटी ऑफ मैंडेट, अ ट्रू टू लेबल अप्रोच, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, गवर्नेंस एंड सुपरविजन। तो ही सेज कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है मार्केट टाइमिंग नहीं करता है एंड इट बिलीव्स इन बॉटम अप अप्रोच। फिर हमने मिस्टर नवनीत से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर नवनीत सेज कि हर इन्वेस्टर को एक प्रोसेस या एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए व्हेन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट्स। ही सेज कि कभी भी मार्केट टाइमिंग मत करिए एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। He says wealth creation is equal to STP, which is sound investment, time and patience. तो he truly believes कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखेंगे, which means आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे, तब आप वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। So that was about it in this particular episode. I hope you guys had a wonderful learning experience. Thank you so much for watching this video. Please अपने comments में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you next week. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.